हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू हफ्शाज ब्राइट क्लासेस। देखिए, आज हम कंपनी अकाउंट्स को पढ़ेंगे। वो हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं कॉमर्स के उसमें भी हेल्पफुल रहेगा और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके, अब कंपनी क्या होती है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी क्या होती है। एकल व्यवसाय साझेदारी संस्थाओं में पूंजी सीमित होती है तथा संगठन में संसाधन और क्षमताएं सीमित होते हैं, साथ ही उनके दायित्व असीमित होते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विकसित एवं वृहद आकार के औद्योगिक संगठन बनाए गए। इसका निरंतर विकास हुआ जिसे संयुक्त स्कंद कंपनी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि संगठन में संसाधन और क्षमताएं जो होती हैं, रिसोर्सेज और जो स्ट्रेंथ होती हैं वो सीमित होती हैं और इसकी जो कैपिटल है वो भी एक लिमिट में होती है, लिमिटेड होती है। तो ये कंपनी होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) फर्स्ट के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा पंजीकृत कंपनी से है या किसी वर्तमान कंपनी से है। कंपनी का जो मतलब है ना वो ये है कि वो अधिनियम के अधीन निर्मित हो, उसके जो मतलब प्रोविज़न्स हैं, जो भी उसके प्रावधान हैं उनके हिसाब से हो और वो रजिस्टर भी इसी अधिनियम के अंदर हो या किसी वर्तमान कंपनी से है। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, स्थायी उत्तराधिकार और सार्वभौमिकता होती है। विशेषताएं: कंपनी का अपना अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी का जीवन स्थायी होता है। सदस्यों में परिवर्तन होने से इसके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक कंपनी की अलग सावमुद्रा होती है। कंपनी के सभी सदस्यों अंशधारियों का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित है। कंपनी के अंश कुछ शर्तों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। क्लियर हो गई हैं आपको सारी कंडीशंस। अब अंश क्या होते हैं। प्रत्येक कंपनी में एक निश्चित पूंजी लगी होती है। उस पूंजी को निरंतर हिस्सों की राशि में विभाजित कर दिया जाता है। कंपनी की कैपिटल को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। साधारण जनता में जो व्यक्ति इन अंशों का क्रय करते हैं वे अंशधारी कहलाते हैं। प्रत्येक अंशधारी अपने द्वारा क्रय किए गए अंशों के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करता है जिसे अंश प्रमाण पत्र कहते हैं। मुख्य रूप से अंश दो प्रकार के होते हैं: पूर्वाधिकार अंश, समता अंश। पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन पर अंशधारियों को लाभांश प्राप्त करने का पूर्व अधिकार होता है। जिन पर लाभांश को प्राप्त करने का, डिविडेंड रिसीव करने का पूर्व अधिकार होता है वो अंश पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। समता अंश कौन से होते हैं। कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 के अनुसार समता या सामान्य अंश वे अंश हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। अतः वे अंश जिनको पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में लाभांश प्राप्ति अधिकार पूर्वाधिकार अंशों के बाद दिया जाता है। यहाँ पर पूर्व की बात हो रही थी, यहाँ पर बाद की बात हो रही है। साथ ही कंपनी के समापन की दशा में भी उनका भुगतान पूर्वाधिकार अंशों को भुगतान करने के पश्चात किया जाता है। इन्हें समतांश कहते हैं। अंश पूंजी क्या होती है। प्रत्येक व्यवसाय के विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी अपने अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी एकत्रित करती है जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होना अनिवार्य है। एक निश्चित मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है। कंपनी की अंश पूंजी अंशों में विभाजित होने के कारण इसे अंश पूंजी कहा जाता है। अंश पूंजी के प्रकार क्या होते हैं। अधिकृत पूंजी, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इसका विवरण दिया जाता है। पंजीयन के समय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जितनी अधिकतम पूंजी के निर्गमन का अधिकार दिया जाता है जो कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इसका विवरण दिया जाता है। कंपनी के पंजीयन के समय पंजीकरण अधिकारी द्वारा जितनी अधिकतम पूंजी का निर्गमन का अधिकार दिया जाता है, मतलब जितनी ज़्यादा कैपिटल को हम रजिस्टर करने का अधिकार हमें अधिकारी के द्वारा मिलता है तो वो पूंजी जो है अधिकृत पूंजी कहलाती है। निर्गमित पूंजी कौन सी होती है। अधिकृत पूंजी का विभाग कंपनी द्वारा साधारण जनता से पूंजी एकत्र करने के लिए निर्गमित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। अनिर्गमित पूंजी क्या होती है। वह अधिकृत पूंजी का विभाग होता है जिसको क्रय करने के लिए सभी जनता को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये पूंजी भविष्य में
आवश्यकता पड़ने पर निर्गमित की जाती है। अभिदत्त एवं प्रार्थित पूंजी। अंशों के निर्गमन के पश्चात जो प्रार्थना पत्र कंपनी को प्राप्त होते हैं, उनमें से जितने अंश निर्गमित किए गए हैं, कंपनी केवल उन्हीं पर आवंटन कर सकती है। यदि अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं तो भी केवल निर्गमित अंशों की संख्या तक आवंटन किया जा सकता है जाएगा, अधिक पर नहीं। अभिदत्त पूंजी कहलाएगी ये। इस आवंटन पर अंकित मूल्य को अभिदत्त प्रार्थित पूंजी कहा जाता है। अंशों के निर्गमन के पश्चात प्रार्थना पत्र कंपनी को प्राप्त होते हैं। उनमें से जितने अंश निर्गमित किए गए हैं, कंपनी केवल उन्हीं पर आवंटन कर सकती है। मतलब जो एप्लीकेशन इशू हो जाते हैं, निर्गमित किए गए हैं, इशू किए गए हैं, जित एप्लीकेशन मिलते हैं, फिर इशू होते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर क्या होता है, अलॉटमेंट होती है, आवंटन। और यदि अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं तो भी केवल निर्गमित अंशों की संख्या तक आवंटन किया जाएगा, अधिक पर नहीं। याचित व अयाचित पूंजी। इसे आहत पूंजी भी कहते हैं। कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि का एक साथ नहीं मांगी जाती, बल्कि कुछ राशि आवेदन पर, कुछ आवंटन पर, कुछ राशि याचना पर मांगी जाती है। तो जैसे हम कंपनी के द्वारा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगे जाते हैं, फिर क्या होता है, कुछ जो एप्लीकेशन पे अमाउंट देना होता है, कुछ अलॉटमेंट पे देना होता है, कुछ फर्स्ट कॉल पे देना होता है, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे देना होता है। पूंजी का विभाग जो कंपनी द्वारा निष्तारियों से मांग पर मांगा जाता है, मांगी गई अथवा याचित पूंजी कहलाती है। याचित पूंजी का जितना भाग मांगने के लिए शेष रह जाता है उसे अयाचित पूंजी कहते हैं। प्रदत्त व अदत्त पूंजी क्या होती है? याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा चुका दिया जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहा जाता है, और वह भाग जो नहीं चुकाया गया है उसे अदत्त पूंजी कहते हैं। अदत्त मांग राशि अथवा अवशिष्ट मांगें। याचित पूंजी का वह भाग जिसका कंपनी को भुगतान प्राप्त नहीं हो पाता, अदत्त मांग राशि अथवा अवशिष्ट मांगें कहलाती हैं। अग्रिम मांग राशि अथवा अग्रदत्त मांगें। कभी कभी एक या कुछ अंशधारी कंपनी को अपने अंशों से संबंधित उस राशि का भी भुगतान कर देते हैं जो कंपनी द्वारा अभी मांगी नहीं गई है, अतः प्राप्त हुई राशि अग्रिम मांग राशि अथवा अग्रदत्त मांगे कहलाती है। ठीक है। संचित पूंजी क्या होती है? कंपनी को निर्गमित अंशों पर कभी भी राशि मांगने का अधिकार है, किंतु कभी कभी कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा यह घोषित करती है कि शेष राशि कंपनी के समापन के समय मांगी जाएगी। अतः इस प्रकार की राशि को जो भविष्य के लिए सुरक्षित कर दी गई है उसे आरक्षित या रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहते हैं। अंशों के निर्गमन एवं आवंटन एवं मांगों पर प्रविष्टियाँ। प्रार्थना पत्र के समय संपूर्ण राशि के लिए अंशों का निर्गमन। जब हम एप्लीकेशन पर पूरी राशि का, संपूर्ण अंशों का, सारे अंशों को इश्यू करेंगे तो वहाँ पर एट पार सम मूल्य पर बैंक डेबिट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल एट डिस्काउंट, बैंक डेबिट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर डेबिट टू डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अधिमूल्य पर एट प्रीमियम। ठीक है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, बैंक डेबिट टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। किस्तों में देय समूल्य पर अंशों का निर्गमन। जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे अंशों के निर्गमन को अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। प्रार्थना राशि प्राप्त होने पर बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। आवंटन की राशि की मांग पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पर हम ये वाली एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर लास्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर लास्ट कॉल। किस्तों में देय प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। जब कंपनी अपने अंशों के अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन करती है तो उससे अंशों का निर्गमन कहते हैं। जो प्रिंट प्राइस होता है उससे ज़्यादा पर जब शेयर इशू किए जाते हैं तो वो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहा जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रीमियम देय होने पर बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसी मांग की राशि के साथ प्रीमियम देय होने पर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बैंक डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट।
किस्तों में देय बट्टे पर अंशों का निर्गमन। यदि कंपनी अंशों का निर्गमन अंशों के अंकित मूल्य से कम पर करती है तो इसे अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। अंकित मूल्य से अगर कम पर करेगी तो बट्टे का निर्गमन और अधिक पर करेगी तो प्रीमियम पर निर्गमन। परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अंश ऐसी श्रेणी के हों जिनका पहले निर्गमन किया जा चुका है। इसके लिए साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। कंपनी लॉ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। कटौती दर अंशों के अंकित मूल्य से 10% से अधिक नहीं होगी। कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति के 2 माह के अंतर्गत निर्गमन होना आवश्यक है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अदत्त व पूर्वदत्त मांग पर ब्याज के संबंध में लेखा। ब्याज प्राप्त करने के लिए सन्ड्री मेंबर्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। बैंक डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। पूर्वदत्त मांग राशि प्राप्त होने पर बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फीस में मांग के देय होने पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ब्याज को देय बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। ब्याज का भुगतान करने पर सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रार्थना अधिक्य। जब निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक के अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आ जाते हैं तो इस स्थिति को प्रार्थना अधिक्य कहते हैं। मतलब ओवर हो जाती हैं एप्लीकेशंस तो हम इसे प्रार्थना अधिक्य कहते हैं। इसे अभिधान भी कहते हैं। ऐसी दशा में संचालक अपनी इच्छा अनुसार या अनुपातिक रूप में भी आवंटन कर सकता है। प्रार्थना अधिक्य की स्थिति में प्रविष्टियाँ। प्रार्थना पत्र राशि प्राप्त होने पर बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। रकम वापस करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन इनको मिलाकर हम एक एंट्री कर सकते हैं जॉइंट। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। किसी संपत्ति को क्रय करने पर एसेट डेबिट टू वेंडर बीइंग एसेट परचेज्ड। सममूल्य पर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अवमूल्य पर वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अधिमूल्य पर प्रीमियम पर। अवमूल्य मतलब आपको डिस्काउंट और अधिमूल्य मतलब प्रीमियम। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अंशों का हरण क्या होता है? इसे अंशों का अपवर्तन भी कहते हैं। जब कोई अंशधारी किसी मांग की राशि का भुगतान उससे भुगतान की निर्धारित तिथि तक नहीं करता तो दोषी अंशधारी द्वारा धारण किए गए अंशों के आवंटन को रद्द करके वे उन पर प्राप्त रकम को जब्त करके उस अंशधारी की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। जब उसको टाइम से पैसे नहीं मिलेंगे, टाइम से अमाउंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि उसकी जो पार्टनरशिप है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा शेयर होल्डर की। तो फिर इसे क्या कहेंगे? अंशों का हरण कह देंगे कि उसके जो अंश हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। इसे ये अंशों का हरण कहते हैं। अंशों के हरण पर प्रविष्टियाँ। सममूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफिटेड। शेयर अलॉटमेंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बट्टे पर अंशों का हरण। सारी चीज़ें वही रहेंगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट ऐड कर देंगे तो ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण। जब हरण के लिए अंशों का प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई हो तो यहाँ पर क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड। शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल। फिर यहाँ पर क्या होगा? प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा टू फॉरफिट, टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह। हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन रीइश्यू कैसे करेंगे? हरण किए गए अंश कंपनी को संपत्ति होते हैं। कंपनी के संचालकों के अंतर्नियम द्वारा इन्हें पुनः बेचने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें सममूल्य प्रीमियम अथवा बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। तो इसकी एंट्रीज होंगी सममूल्य पर अलग हैं, प्रीमियम पर अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सममूल्य पर बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, बैंक डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल।
तो यहाँ पर क्या होगा, यदि अंशों का पहले बट्टे का निर्गमन किया गया हो, वे पुनर्निर्गमित भी बट्टे पर ही किया गया हो। बैंक डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। बोनस अंशों का निर्गमन, यदि किसी कंपनी के पास बहुत अधिक संचय या आयगत यदि किसी कंपनी के पास बहुत अधिक संचय आयगत लाभ एकत्र हो जाते हैं तो कंपनी शेयरधारियों को बोनस अंश वितरित करती है। पूर्वाधिकार अंश, इन अंशों को अधिमान अंश भी कहते हैं। ये अंश उन लोगों के लिए होते हैं जो निश्चित आय चाहते हैं, जोखिम उठाना पसंद नहीं करते। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार अंश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश, ये वे अंश होते हैं जिन पर कंपनी को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना होता है। यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ अथवा पर्याप्त लाभ हुआ है तो कंपनी इस वर्ष के लाभांश का भुगतान अगले वर्ष वाले सबसे पहले करेगी। इसे आदत लाभांश माना जाएगा। संचित होने के कारण से संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा। यदि कंपनी के अंतर नियमों में कोई अंश संचयी असंचयी घोषित नहीं किए गए तो सभी अंशों को संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा। संचयी पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? जिनका एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना होता है। कंपनी को जो है ना, किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ है तो वह पर्याप्त लाभ हुआ है, कम हुआ है या हुआ ही नहीं है, तो कंपनी इस वर्ष के लाभांश का भुगतान क्या करेगी? अगले वर्ष करेगी। इसे हम क्या कहेंगे? अदत्त लाभांश कहेंगे। संचित होने के कारण से संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा, क्योंकि ये संचित हैं तो यहाँ पर पूर्वाधिकार अंश माना जाएगा। यदि कंपनी के अंतर्नियम में कोई अंश असंचयी घोषित नहीं किए गए, अगर कंपनी के अंतर्नियम में ना कोई अंश असंचयी घोषित नहीं किए गए हैं तो वो क्या होंगे? संचयी पूर्वाधिकार अंश माने जाएंगे। असंचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ऐसे अंशधारी केवल वर्तमान चालू वर्ष के लाभ में से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यदि किसी वर्ष लाभ अपर्याप्त है अथवा हानि हुई है तो लाभांश ना तो दिया जाएगा और ना ही आगामी वर्ष के लिए अदत्त रखा जाएगा। अतः लाभांश संचित न होने की दशा में असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहा जाएगा। ऐसे अंशधारी ना केवल वर्तमान चालू वर्ष के लाभ में से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यदि कंपनी किसी वर्ष लाभ अपर्याप्त है, ठीक है, और हाँ या हानि हुई है तो लाभांश ना तो दिया जाएगा और ना ही आगामी वर्ष के लिए दत्त रखा जाएगा। अतः लाभांश संचित न होने की दशा में असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहा जाएगा। शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यद्यपि किसी कंपनी द्वारा अपनी पूंजी को अपने जीवन काल में कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यद्यपि कुछ विशिष्ट परिस्थिति में कंपनी ऐसा कर सकती है। यदि कंपनी द्वारा पूर्व शोधनीय अंश निर्गमित किए गए हैं, कंपनी के पूंजी आधार को बनाए रखने के लिए ऐसे अंशों के शोधन के पश्चात या निर्गमन किया जाना है। विभाजन योग्य लाभों में से इसके शोधन के लिए पूंजी शोधन निधि बनाया गया है। अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, ऐसे अंशों के भुगतान के लिए न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो कंपनी अपने जीवन काल में ऐसे अंशों का भुगतान नहीं कर सकती। भागीदारी पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? इन अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने के पश्चात भी कंपनी के अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा पाने का अधिकार होता है। प्रत्यायभूति पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? इन अंशों पर निश्चित दर से प्रतिवर्ष लाभांश देने की गारंटी दी जाती है। ये गारंटी कंपनी द्वारा नहीं दी जा सकती। कंपनी के संचालक अथवा अन्य कोई व्यक्ति इस व्यक्तिगत रूप से ये गारंटी दे सकते हैं। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कैसे होता है? अधिमान अंशों के शोधन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 80 में प्रदत्त नियमों को जानना आवश्यक है। शोध्य पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन उसके फुली पेड हो जाने के बाद भी किया जा सकता है। इन अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों में से किया जा सकता है। इनका शोधन इन उद्देश्यों के लिए निर्गमित किए गए अन्य अंशों से प्राप्त धनराशि से किया जा सकता है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की प्रविष्टियाँ कैसे होंगी? पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर सममूल्य पर, अधिमूल्य पर, शोधन के लिए नया निर्गमन करने पर, सममूल्य अवमूल्य, आपको 2 कंडीशंस में देना है, एट पार एट प्रीमियम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। शोधन के लिए नया निर्गमन करने पर सममूल्य एट पार, तो यहाँ पर क्या होगा? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, एट प्रीमियम अवमूल्य पर, एट डिस्काउंट
बैंक डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अधिमूल्य पर, अवमूल्य मतलब डिस्काउंट, अधिमूल्य मतलब प्रीमियम। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अंशों का लाभों में से शोधन करने पर, शोधन पूर्णतः या अंशतः लाभों में से ही करने पर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एनी रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। शोधन पर देय प्रीमियम के लिए शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एनी अदर रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम एंड रिडेम्पशन अकाउंट। शोधन करने पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम एंड रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टू बोनस, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। ऋण पत्र, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र जिसमें ऋण संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख होता है। कंपनी ने जैसे ऋण लिया है तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें ऋण से संबंधित सारी शर्तें लिखी होंगी, जैसे ऋण की राशि कितनी है, ब्याज दर क्या है, अवधि कितनी है, ऋण देने की किस्त की राशि, किस्तों की संख्या, ऋण लौटाने की विधि, ऋण के लिए दी गई जमानत आदि। ऋण पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? प्रतिभूति के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर, अभिलेख के आधार पर। तो हम करेंगे प्रतिभूति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज। नग्न ऋण पत्र, ऋण पत्र धारकों द्वारा दिया गया ऐसा ऋण जो असुरक्षित है तथा जिसके बदले कंपनी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति नहीं दी जाती, नग्न ऋण पत्र कहलाता है। जिसके लिए कोई सुरक्षित ऋण जो असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है और इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, तो ये हमारा नग्न ऋण पत्र कहलाएगा। बंधक ऋण पत्र किससे कहते हैं? ऋण पत्र धारकों के पास कंपनी की संपत्ति गिरवी रखी जाती है, तो ऐसे ऋण पत्रों को बंधक ऋण पत्र कहते हैं। स्थायित्व के आधार पर शोधनीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र धारक जो एक निश्चित अवधि के पश्चात अपने ऋण को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उनके ऋण पत्रों को शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। अशोधनीय ऋण पत्र क्या होते हैं? वह ऋण पत्र धारक जो कंपनी के जीवन काल में अपना ऋण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते, उनके ऋण पत्रों को अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। प्राथमिकता के आधार पर प्रथम ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनके धारक जो किसी भी ऋण से पूर्व ऋण की राशि दी गई राशि प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, प्रथम ऋण पत्र कहलाते हैं। द्वितीय ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्र के बाद किया जाता है, द्वितीय ऋण पत्र कहलाते हैं। मतलब ऋण की राशि पूर्व ऋण से पूर्व ऋण की राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे तो वो प्रथम ऋण पत्र, और बाद होंगे तो वहाँ पर द्वितीय ऋण पत्र। अभिलेख के आधार पर वाहक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र के धारक ब्याज प्राप्त करने के साथ साथ ऋण पत्रों की सुपुर्दगी मात्र हस्तांतरण से प्राप्त कर लेते हैं। रजिस्टर्ड अथवा पंजीकृत ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है, साथ ही इनके सुपुर्दगी केवल रजिस्टर में बदलाव के बाद ही संभव है। ऋण पत्रों का निर्गमन, कंपनी के संचालक कानून की सीमाओं के अंतर्गत ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हैं। अंशों की भांति ऋण पत्रों के निर्गमन से पूर्व भी विवरण पत्रिका जारी की जाती है जिसमें निर्गमन व शोधन से संबंधित सभी शर्तों का समावेश होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ, प्रार्थना पत्र के समय देय संपूर्ण राशि के ऋण पत्रों का निर्गमन, समूल्य पर, अवमूल्य पर। बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स, बैंक डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट टू डिबेंचर्स। इसमें डिबेंचर यहाँ पर बैंक अकाउंट अधिमूल्य पर, प्रीमियम पर हम कैसे करेंगे? बैंक डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन इशू डिबेंचर। किस्तों में देय सममूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, जब ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन को ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन को ऋण पत्रों का सममूल्य पर एट पार कहा जाएगा अगर सैम रेट पर होगा। तो प्रार्थना पत्र राशि प्राप्त होने पर बैंक डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन, डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
बैंक डेबिट टू डिबेंचर कॉल। डिबेंचर इसमें जब कंपनी पत्रों के अंकित मूल्य से अधिक पर निर्गमन करती है तो ये एंट्रीज हो जाएंगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। किस्तों में देय बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। शोधन की शर्त की दृष्टि से ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियाँ जो होंगी वो होंगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, बैंक डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऋण पत्रों का मूल्य पर निर्गमन व अधिमूल्य पर शोधन। ऋण पत्रों का मूल्य पर निर्गमन अधिमूल्य पर शोधन करने पर बैंक डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर, बैंक डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है? कंपनियां प्राय शोधी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है जिसका एक निश्चित अवधि के पश्चात शोधन किया जाता है। शोधी ऋण पत्रों के निर्गमन के साथ ही उनके शोधन की अवधि भी स्पष्ट कर दी जाती है। यदि अंशों का कोई मांग नहीं दी जाती है तो उनका हरण कर लिया जाता है। लेकिन यदि ऋण पत्रों पर किसी मांग का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका हरण नहीं कर सकते। अंशों का तो हरण कर सकते हैं लेकिन ऋण पत्रों का डिबेंचर्स का नहीं कर सकते हैं। धारा 122 के अनुसार यह व्यवस्था है कि यदि ऋण पत्रधारी मांगों का भुगतान नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। करके न्यायालय के माध्यम से मांगों का रुपया प्राप्त किया जा सकता है। ऋण पत्रों के शोधन की प्रविष्टियां हम कैसे करते हैं? एक साथ भुगतान करने पर, किस्तों में भुगतान करने पर, खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन करने पर। एक साथ भुगतान करने पर डिबेंचर डेबिट करेंगे टू बैंक, डिबेंचर डेबिट प्रीमियम रिडेम्पशन डेबिट ऑफ डिबेंचर डेबिट टू बैंक। फिर किस्तों में भुगतान करने पर डिबेंचर डेबिट टू बैंक, फिर डिबेंचर डेबिट टू बैंक। इसमें खुले बाजार में डिबेंचर डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर डेबिट टू बैंक, डिबेंचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसमें प्रथम वर्ष के अंत में राशि के अंतरण करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रत्येक आगामी वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करने पर बैंक डेबिट टू डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये इस तरह से हम यहाँ पर एंट्रीज करेंगे अपने अंतिम वर्ष के अंत में। ब्याज प्राप्त करने पर, राशि का अंतरण करने पर, व्ययों का विक्रय करने पर, विनियोग के विक्रय पर लाभ प्राप्त करने पर, विनियोगों के विक्रय पर हानि प्राप्त करने पर, शोधन कोष खाते के शेष को अंतरण करने पर, अभिगोपन कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन। यदि निर्धारित अवधि के अंदर जनता द्वारा अंशों या ऋण पत्रों की संख्या यदि निर्धारित अवधि के अंदर जनता द्वारा अंशों या ऋण पत्रों की संख्या से कम अंश या ऋण पत्र खरीदे जाते हैं तो इन अंशों या ऋण पत्रों को मध्यस्थ संस्था ले लेती है जिन्हें अभिगोपक कमीशन कहते हैं। इनके द्वारा दी गई गारंटी को अभिगोपन वे प्राप्त कमीशन को अभिगोपन कमीशन कहते हैं। विभाज्य लाभ क्या होते हैं? कंपनी का चालू वर्ष का शुद्ध लाभ अथवा गत वर्ष का शेष लाभ ही विभाज्य लाभ कहलाता है। यह वह लाभ है जिसे अंशधारियों के बीच लाभांश के रूप में वैधानिक दृष्टि से बांटा जा सकता है, विभाज्य लाभ कहलाता है। कंपनी के लाभ का नियोजन निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। आयोजन, संचय व कोष। आयोजन अथवा प्रावधान से आशय ज्ञात हानि व ह्रास की व्यवस्था करने से है। संचय से आशय कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने व अज्ञात हानियों को पूर्ण करने से है। संचय को प्रतिधारित आय रिटेंड अर्निंग्स भी कहते हैं। कोष से आशय व्यापार में बाहर विनियोजित की गई रकम से है जिससे आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों को बेचकर तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।
लाभांश क्या होते हैं? विभाज्य लाभ का जो भाग अंशधारियों में बांटा जाता है उसे लाभांश कहते हैं। अंतिम लाभांश क्या होता है? कंपनी के विभाज्य लाभ में से जो लाभांश संचालकों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है अथवा तथा वार्षिक सभा में जिसकी घोषणा की जाती है, अंतिम लाभांश कहलाता है। अंतिम लाभांश जब कंपनी का व्यवसाय बहुत अच्छे लाभ पर चल रहा हो तो वे वार्षिक सामान्य लाभ से पहले ही अंशधारियों का लाभांश वे भुगतान कर सकते हैं। तो ये भुगतान किया गया लाभांश अंतरिम लाभांश है। अयाचित या लावारिस या ना मांगा गया लाभांश ऐसा लाभांश होता है जो कंपनी के पास होता है उनके शेयर होल्डर्स का, लेकिन वो क्या है उन्होंने लिया नहीं है तो उसके लिए कंपनी ना उनको जब्त कर लेती है जब तक कि वो उससे मांगे नहीं। इसे ही अयाचित लाभांश कहते हैं। लाभांश के संबंध में प्रविष्टियाँ कौन सी होती हैं? संचालक द्वारा लाभांश की सिफारिश करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रपोज डिविडेंड टू डिविडेंड डेबिट टू बैंक। अधिलाभांश क्या होता है? जब किसी कंपनी के पास सामान्य लाभांश वितरित करने के पश्चात भी लाभ का हिस्सा शेष रह जाता है तो कंपनी इसे अंशधारियों में बांट देती है जिसे अधिलाभांश कहा जाता है। यदि कंपनी अधिलाभांश को अंश के रूप में वितरित करती है तो इसे अधिलाभांश अंश कहते हैं। अधिलाभांश को बोनस भी कहते हैं। अधिलाभांश के संबंध में प्रविष्टियाँ हैं। अधिलाभांश की घोषणा पर चालू वर्ष के लाभ में से घोषणा करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू बोनस टू शेयर होल्डर, संचित कोष में घोषणा करने पर रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस शेयर होल्डर्स। अधिलाभांश का भुगतान करने पर नए अधिलाभांश का भुगतान करने पर रोकड़ द्वारा भुगतान करने पर बोनस टू शेयर होल्डर टू बैंक, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। निर्गमन द्वारा भुगतान करने पर नए अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम द्वारा भुगतान करने पर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। आंशिक चुकता अंशों को पूर्ण चुकता अंशों में परिवर्तित करके भुगतान करने पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल करेंगे हम। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही एक भाग है जिसमें कंपनी के शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि का विभाजन दर्शाया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? लाभ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। क्या करेंगे हम? डेबिट साइड की जो हमारी आइटम्स हैं वो हैं टू ऑल रिजर्व्स, टू ऑल डिविडेंड्स, टू बैलेंस CD। फिर यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, बाय बैलेंस BD, नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर। कंपनी के अंतिम खाते मुख्यतः एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय में कंपनी के एक समान होते हैं। यदि भी कंपनी के वित्तीय विवरण को तैयार करना एक निश्चित विशिष्ट कार्य है क्योंकि इसको तैयार करते समय लेखांकन के सिद्धांतों में कंपनी अधिनियम के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 210 के अनुसार कंपनी के संचालकों को कंपनी की साधारण सभा में वर्ष के अंत में बनाया गया लाभ हानि खाता चिट्ठा प्रस्तुत करना होता है। ये तो बात है कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो हमें प्रस्तुत करने होते हैं संचालकों को। फिर इसमें लाभ हानि खाता क्या होता है? प्रत्येक व्यवसाय अथवा उद्योग की अपनी कुछ निजी आवश्यकताएं होती हैं, अतः लाभ हानि खाता सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है। कुछ हमारी पर्सनल आवश्यकताएं होंगी, उनके लिए व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है कि लाभ हानि खाता बनाएं। व्यापार खाते में लाभ हानि खाता के नाम से ये खाता व्यापार एवं लाभ हानि खाता के नाम से बनाया जाता है। इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, परंतु कंपनी अधिनियम के अनुसूची 6 भाग 2 में दी गई मदों को सम्मिलित करना आवश्यक है ताकि वर्ष में लाभ हानि का ठीक ठाक ज्ञान हो सके। आय व्यय का वर्गीकरण। एक्सपेंडिचर्स में आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। परचेज में रॉ मटेरियल गुड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में उपयोग में लाया गया माल, स्टोर्स कंज्यूम्ड, पावर एंड फ्यूल, वेजेस। द्वितीय भाग क्या होता है? सेकंड पार्ट इसका एम्प्लॉयज़ रिमनरेशन।
इसमें सैलरी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, वेलफेयर एक्सपेंसेस। फिर रिपेयर में आपका बिल्डिंग मशीनरी। सेल्स एक्सपेंसेस में कमीशन टू सेलिंग एजेंट, डिस्काउंट ऑन सेल। इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अदर इंटरेस्ट। फिर यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स में आपका आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सिक्स पार्ट है इसका, पेमेंट टू मैनेजमेंट, डायरेक्टर फी एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन टू सिक्योरिटीज, ट्रेजर एंड मैनेजर्स, ऑडिट फी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर एसेट। प्रोविजंस आ जाएंगे फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर डेब्ट एंड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। डिविडेंड आ जाएंगे रिजर्व, लाभांश, प्रस्तावित लाभांश, संचित कोष में अंतरण, आयकर, संभावित संचिति, लाभांश समीकरण कोष, विकास छूट संचिति, सामान्य संचिति। तो फिर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। और इधर इनकम्स में पिछले भाग का लाभ, शेष इस वर्ष का शुद्ध लाभ। ठीक है, अब आप देख लीजिए चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा कंपनी अधिनियम की 1956 की धारा 211 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा कंपनी की स्थिति का सच्चा एवं उचित चित्र प्रदर्शित करेगा। अधिनियम के अनुसूची 6 के भाग 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार किया जाएगा। इस धारा के अनुसार चिट्ठे में कंपनी की स्थायी तथा अन्य संपत्ति एवं पूंजी तथा दायित्व का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। अति चिट्ठा सदैव अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार बनाया गया जाता है। आर्थिक चिट्ठी का नमूना, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, शेड्यूल 6 पार्ट फर्स्ट, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसमें शेयर कैपिटल आ जाएंगी। तो जैसे बैलेंस शीट ऑफ, हेयर एंटर द नेम ऑफ द कंपनी एज एट, हेयर एंटर द डेट एट विच द बैलेंस शीट इज मेड आउट, प्रीवियस ईयर फिगर इन रुपीज़, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, करंट ईयर फिगर इन रुपीज़। फिर इधर आ जाएगा प्रीवियस ईयर फिगर इन रुपीज़, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, करंट ईयर फिगर। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर ऑफ रुपीज़ ईच, इशू शेयर ऑफ रुपीज़ ईच, सब्सक्राइब, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ कैपिटल शेयर ऑफ रुपीज़ ईच। फिर लेस कॉल अनपेड आ जाएगी, बाय डायरेक्टर्स बाय अदर्स, एट फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट ओरिजिनली पेड अप। फिर सेकंड में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम, अदर सर्विसेज, लेस डेबिट बैलेंस, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ एनी, surplus balance in profit and loss account after providing for proposed dividend bonus or reserve, proposed addition to reserve। secured loans में आपके secured loans, debentures, loan and advances from bank, loan and advances from subsidiaries, other loans and advances। unsecured loans में आपके आ जाएंगे fixed deposits, loans and advances from subsidiaries, short term loans and advances from bank, from others, other loan and advances from bank, from others। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगी ये चीज़ें, एक्सेप्टेंस एंड क्रेडिटर्स, ट्रांसफरमेंट एंड अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, interest accrued on secured and unsecured loans, other liabilities but not due on loans। प्रोविजंस आ जाएंगे यहाँ पर आपके, ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर। फिर इसी तरह से आपके यहाँ पर फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, लीज हॉल, रेलवे साइडिंग्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये एसेट्रा आ गए जो भी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी आपकी, करंट एसेट, लोन, एडवांसेस आ जाएंगे, और ये लोन एडवांसेस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनके, और अच्छे से इनको अपने माइंड में रिवाइज कर लेना, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये जो वीडियोस हैं इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है
हफ्शाज़ ब्राइट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो PDF वगैरह है वो मैं उस पर डालती रहूँगी। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ईमानदारी के साथ आप शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।